दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, अकबर बीरबल की 10 बिल्कुल नई मजेदार कहानी हम इस वीडियो में सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक रूपचंद फूलचंद जौहरी नई मजेदार कहानी। दिल्ली शहर में कपूर चंद जौहरी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम रूपचंद और छोटे का फूलचंद जौहरी था। मरते समय कपूरचंद काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिए छोड़ गया था। बाप के क्रियाकर्म के पश्चात जो कुछ धन बच रहा, उससे दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछर्रे उड़ाए। आखिरकार उनकी नासमझी से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको धनोपार्जन की चिंता हुई। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई तरकीब न सूझी तो परदेश जाने का ठहराया और गृहस्थी के निर्वाहार्थ 2-3 वर्षों के लिए सब सामग्री एकत्रित कर बाहर के लिए रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो इन लोगों ने देहातों से सामान खरीदना और अगले देहातों में बेचना प्रारंभ किया। इस तरह खरीद फरोख्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक जंगल मिला। उस जंगल के मध्य में एक तालाब था। इनको प्यास सता रही थी, अतएव उस तालाब पर बैठकर निर्मल जल पान किया। फिर स्नान करने की इच्छा हुई। तालाब में स्नान करने के निमित्त 2-3 सीढ़ी नीचे उतरते ही फूलचंद के पैर के नीचे कोई ठोस चीज पड़ी। उसने डुबकी मारकर उसे बाहर निकाला तो वह एक छोटी सी संदूक थी। संदूकर में एक छोटा सा ताला बंद था। फूलचंद ने ताले को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया। उसमें 2 वेशकीमत लाल बंद थे। वह उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने ज्येष्ठ भ्राता रूपचंद को दिखलाने के लिए बुलाया। रूपचंद उसकी आवाज सुनकर नजदीक गया तो देखा कि फूलचंद के हाथ में 2 लाल हैं। वह उन लालों को अपने भाई रूपचंद को दिखलाकर बोला, भाई, यह एक लाल आप अपने पास रखें और एक मैं लूंगा। रूपचंद ने कहा, भाई, इस दौलत को लेकर आप घर लौट चले, मैं भी यह सब तिजारती माल बेचता हुआ थोड़े दिनों में लौट आता हूँ। फूलचंद भाई की आज्ञा सिरोधार्य कर घर लौटने की तैयारी करने लगा। चह लाल दिखलाते हुए रूपचंद से बोला, भैया, मैं घर तो लौट जाऊंगा, परंतु आप अपने हिस्से का लाल ले लेवें। रूपचंद ने भाई को आगा पीछा समझाकर उत्तर दिया, भाई, आप जानते ही हो कि परदेश में अपने पास दौलत रखना कितना खतरनाक होता है। अतएव यदि आप मुझे लाख देने की इच्छा रखते हैं तो घर पहुंचकर मेरे हिस्से का लाल अपनी भाभी को देकर उसे छिपाकर रखने के लिए भली भांति समझा देना। मैं लौटकर उससे अपना लाल ले लूंगा। फूलचंद अपने बड़े भाई का आज्ञापालक था। उन लालों को सावधानी से कमर में छिपाकर घर का रास्ता लिया। घर पहुंचकर माया की चक्कर में पड़ गया और रूपचंद के भाग का लाल अपनी भाभी को नहीं दिया, बल्कि उन दोनों लालों को अपने ही पास छिपाकर रख लिया। पैसे के जोर से नगर में एक दुकान खोलकर जौहरी बन बैठा। जब रूपचंद 2-3 वर्षों के पश्चात चक्कर लगाता हुआ घर पहुंचा और अपनी स्त्री से लाल मांगा तो वह बोली, कैसा लाल और किसने कब मुझे दिया था जो मैं सहेज कर रखती। स्त्री से ऐसा निराश उत्तर सुनकर रूपचंद ने फूलचंद से पूछा, क्यों भाई, मेरा लाल कहाँ है? फूलचंद ने उत्तर दिया, भैया, वह लाल तो मैं आते ही भाभी को सौंप दिया था, बल्कि उसे भली भांति समझा भी दिया था कि देखो, भैया के आने पर इसे उन्हें सौंप देना। जान पड़ता है कि अब लालच में पड़कर वह उसे आपको देना नहीं चाहती है, जिस कारण आपसे झूठा बोल रही है। रूपचंद को भाई के ऐसे उत्तर से बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और घर आकर अपनी स्त्री को बहुत मारा पीटा, परंतु फिर भी उसने अपने को निर्दोषी बतलाया। वह बोलो, लाल पाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो इतना भी नहीं जानती कि लाल कैसा होता है, उसका क्या रंग है। तब रूपचंद की आंखें खुलीं और उसने अपने मन में अनुमान किया कि यह सारा फरेब भाई का रचा हुआ है।
लालच में आकर लाल को अपनी भाभी को नहीं दिया। अब मेरे पूछने पर उस पर दोषारोपण करता है। वह इस फरियाद को लेकर बीरबल के पास गया और उसकी अदालत में दरख्वास्त लगाई। बीरबल ने एक निश्चित तिथि पर फूलचंद को उसके साखियों के सहित तलब किया। इधर रूपचंद को भी उसकी स्त्री के सहित बुलाया। पहले उसने रूपचंद और उसकी स्त्री का बयान लिया, फिर उन्हें अलग अलग स्थानों पर बैठने की आज्ञा देकर फूलचंद के साखियों को तलब किया। जब वे आए तो बीरबल ने पूछा, देखो भाई, जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ उसका ठीक ठीक उत्तर देना, नहीं तो यदि बात झूठी जान पड़ेगी तो दोष के उपयुक्त दंड पाओगे। क्या तुमने फूलचंद को रूपचंद की स्त्री को लाल देते हुए अपनी आंखों देखा था? उन साखियों ने फूलचंद का लाल देना स्वीकार किया। तब बीरबल ने सोचा, यह मसला इस प्रकार नहीं हल होगा। उन पांचों साखियों को भी अलग अलग कोठरी में बंद करवा दिया और बाजार से मोम मंगवाकर 7-7 तोला उन पांचों को देकर हुक्म दिया, अच्छा यदि तुम लोगों ने लाल देते हुए देखा है तो इस मोम से उसी शक्ल का लाल बना डालो। रूपचंद की स्त्री को भी लाल की शक्ल बनाने के लिए मोम दिया गया। जब निर्धारित समय बीत गया और सबों से लाल लेने की बारी आई तो बीरबल ने पहले उन्हीं दोनों भाइयों का लाल मंगवाया। उन दोनों के लालों का आकार एक सा था। तब एक एक कर पांचों साखियों का लाल भी मंगाकर देखा, वे पांचों 5 ढंग के थे। उनमें लाल के आकार का एक भी न निकला। तब रूपचंद के स्त्री की तलबी हुई, भला वह विचारी लाल का हाल क्या जाने, निरा चुप रह गई। बीरबल ने उससे पूछा, तूने अपना लाल क्यों नहीं बनाया? वह पर्दे की आड़ से बोली, सरकार, आज तक मैंने लाल आंखों से देखा भी नहीं है, तो कौन सा आकार बनाकर आपको दिखलाती। बीरबल ने उसकी करतूतों से उसे निर्दोष समझा और उसको यह भी प्रकट हो गया कि यह सारी करतूत फूलचंद की ही है, केवल अपने भाई को ठगने के लिए ही यह सब प्रपंच रच रखा है। बीरबल फूलचंद के साखियों को फिर से धमकाया, परंतु वे भली भांति गढ़ छोड़कर तैयार किए गए थे, इसलिए उनमें से एक भी नहीं डिगा। तब बीरबल ने 2 सिपाहियों को इशारे से बुलाकर कोड़ा लगाने का संकेत किया। वे दोनों चाबुक लेकर आगे आए और बीरबल के दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। यह दशा उपस्थित देख उनमें से 2 साखी फूट गए और वे सत्य 2 बात कहने को प्रस्तुत हुए। उनका दूसरा बयान इस प्रकार हुआ, पृथ्वी नाथ, हमारा कसूर माफ किया जाए, क्योंकि हमने जो कुछ भी झूठ कहा है उसका कारण एकमात्र फूलचंद है। उसने ही हम लोगों को बहकाकर झूठ बोलवाया है। बीरबल को फूलचंद का ही सारा दोष प्रतीत हुआ और उसे लक्ष्य कर बोला, अब बता तू क्या कहता है? तेरे साखियों ने अभी तेरे सामने क्या कहा है? फूलचंद ने उत्तर दिया, हुजूर, मार की डर से भूत भागता है, आखिर वे तो मनुष्य ही हैं। केवल मार से बचने के लिए ही सबों ने आपके सामने झूठ बोलना स्वीकार किया है। इस पर बीरबल ने कहा, तब ये मोम का पिंड लाल के आकार का क्यों नहीं बना लाए? यदि लाल को देखे होते तो जरूर बना लाते। बेशक तू झूठा है और सजा के काबिल है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे कोड़े लगाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने दोनों तरफ से एक एक कोड़े जमाए। रूपचंद भी ठिकाने आ गया और अपना कसूर गर्दान कर अर्ज किया, हुजूर, वे लाल मेरे ही पास हैं, मैं उन्हें अभी ला देता हूँ। लालों को मंगाकर बीरबल ने एक लाल रूपचंद को दिया और दूसरा फूलचंद के हिस्से का राजकोष में जमा करा दिया। फूलचंद और उसके साखियों को झूठा बोलने के कारण उचित दंड दिया गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 दुर्भाग्यपूर्ण व्यवसाय, मजेदार कहानी। दोस्तों, अकबर के दरबारी सदा बीरबल को निशाना बनाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बीरबल, बादशाह के पहले तुम्हारा व्यवसाय क्या था?
बीरबल, मैं एक किसान था। मेरे पिताजी और उनके पिताजी दादाजी भी किसान थे। हम कई पुश्तों से किसान हैं। दरबारी, वे सब कैसे मरे? बीरबल, उनकी मौत खेत में हुई। मेरे पिताजी कटाई करते हुए मरे। उनके पिताजी कुएं में गिर गए। उनके पिताजी पर काम करते हुए बिजली गिर गई। दरबारी, तब तो तुम्हारा व्यवसाय एक दुर्भाग्यशाली व्यवसाय है। बीरबल, तुम्हारे परिवार का व्यवसाय क्या है? दरबारी, हम सब सैनिक हैं। बीरबल, तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? दरबारी, वह लड़ाई के मैदान में मारे गए थे। बीरबल, और उनके पिताजी? दरबारी, वह भी लड़ाई में मारे गए थे। बीरबल, तो एक सैनिक का व्यवसाय भी दुर्भाग्यशाली है। थोड़ी देर रुककर बीरबल बोले, बादशाह के सभी पूर्वज पलंग पर मरे थे। आपकी बहस के अनुसार पलंग पर सोना भी खतरनाक है। शिक्षा, भाग्य का किसी व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। कुछ व्यवसाय तो दूसरों से भी खतरनाक होते हैं। एक सुरक्षित नौकरी भी भाग्यशाली अंत की गारंटी नहीं देती, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होती है, हम चाहे कितने भी भाग्यशाली हों। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 एक गवाही, ऐसी भी बहुत मजेदार कहानी। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। एक व्यापारी ने दया करके उसे अपने घर मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। सिपाही रात भर घूम घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं चोर था। शहर में घूमते फिरते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह चोर सिपाही रात में उस व्यापारी के घर में आ गया, जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने उसी कमरे में सेंधा लगाई, जहां ब्राह्मण सो रहा था। उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर चलने लगा। आहत सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को लालच दिया, तू मुझे छोड़ दे। इस संदूक में से जो कुछ निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण ने सिपाही की बात को नहीं माना। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, किंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा। सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए मामला राजदरबार में पहुंचा। व्यापारी, ब्राह्मण और सिपाही को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। बीरबल ने सबसे पहले अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल द्वारा भेजा गया आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। उसे वहां से उठाकर हकीम के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूं। ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहां ले आएंगे। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा,
तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही संदूक लेकर भाग रहे थे। मैंने तुम्हें चोरी करने से रोका था। तुमने झूठ बोलकर मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया था? सिपाही बोला, मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। अब इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को सच सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। बीरबल ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे खोज पाऊंगा? बीरबल का प्रश्न सुनकर बेहोश पड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान, यह सिपाही ही असली चोर है। इसने ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसा दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत को सुना दिया। बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 बीरबल कहाँ मिलेंगे नई मजेदार कहानी। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेंगे? बीरबल बोले, बाग में। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, अपने घर में। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। उस आदमी ने फिर सवाल किया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जनाब। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूं। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बीरबल ने उत्तर दिया, मेरा ही नाम बीरबल है। यह सुनकर वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल थे कि बताने को तैयार नहीं हुए कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल बोला, जनाब, मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देखकर मुस्कुराए बिना न रह सका। शिक्षा, जब तक आवश्यकता न हो, आप किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे तो यदि वह जानता होगा तो उसका सीधा उत्तर दे देगा, और यदि न जानता होगा तो इनकार कर देगा। इसलिए हमेशा प्रश्न सीधे साधे लहजे में पूछे, अन्यथा आपको भी उसी व्यक्ति की तरह हैरान होना पड़ सकता है जैसे बीरबल से प्रश्न करता हुआ था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 रुई का चोर नई मजेदार कहानी। राज्य में कपड़ा बुनने के लिए रुई बाहर से मंगाई जाती थी। रुई पर्याप्त मात्रा में मंगाई जा रही थी, फिर भी जुलाहों के सामने रुई की समस्या खड़ी हो गई। रुई की चोर बाजारी कौन कर रहा है, इस बात का पता ही नहीं चल रहा था। चेतावनी दी गई, फिर भी रुई की चोरबाजारी कम नहीं हुई। मांग ज्यादा थी, पूर्ति कम थी। इस कारण और ज्यादा रुई मंगवाई जाने लगी, परंतु अब भी कमी ही रही। बादशाह ने कई बार आयात बढ़ाया, फिर भी रुई का अभाव ही रहा। बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने रुई बाहर से मंगवानी बंद कर दी।
देश में जुलाहे बेकार हो गए। इस पर वे बीरबल के पास फरियाद लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन है। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 बीरबल की खिचड़ी बहुत मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलमपनाह, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने उन्हें आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ शीशे में छाया चित्र नई मजेदार कहानी।
दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानो किया करता था, परंतु ऊपर से बादशाह के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलत था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी धूर्तता के कारण कोई चित्र की उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को उकता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भक्ति भांति बदला चुकाऊंगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहल में हो ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया है। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया है। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरव्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकर गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया
और रुपया एक भी नहीं दिया। अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की, रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया। वाह, अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रतिबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है। यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया।
पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्र को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 8 दर्पण में मोहरे नई मज़ेदार कहानी। एक रात्रि में किसी मनुष्य को, जबकि वह अचेत निद्रा देवी की गोद में पड़ा दो विश्राम कर रहा था, ऐसा स्वप्न दिख पड़ा, मैं किसी वेश्या के पास सोया हुआ हूँ। तमाम रात उसके साथ सोहबत करने के बाद उसे 10 अशर्फिया देकर घर लौट रहा हूँ। जब वह नींद से जगा तो उसे स्वप्न की सारी बातें ज्यों की त्यों स्मरण रहीं। उसका फलाफल जानने के अभिप्राय से उस मनुष्य ने स्वप्न की बातें अपनी मित्रमंडलों में चलाई। उसके मित्र कुछ ज्योतिषी तो थे नहीं, फल कैसे बतलाते। यह बात बढ़ते दो उस वेश्या के कान तक पहुंची। वह उसको वज्रमूर्ख समझकर उन अशर्फियों को लेने की फिराक में पड़ी। उसको ज्ञात था कि मूर्ख ने इस बात को तमाम लोगों में बांट दिया है, गवाहों की कमी न पड़ेगी। दूसरे ही दिन वह उसके मकान पर गई और अपना नाम बतलाकर रात वाली अशर्फिया मांगने लगी। उस गरीब के घर अशर्फियों का दर्शन मिलना दुर्लभ था, देता कहाँ से। उसे झूठी कहकर नकर गया। वेश्या उससे जबरी करने लगी और उसे पकड़कर शहर कोतवाल के पास ले गई। लिया। जब उसे सच्च झूठ का कोतवाल ने उनका बयान ज्ञान नहीं हुआ तो लाचार होकर उन्हें बीरबल के पास ले गया। बीरबल ने बारी बारी दोनों का बयान लिया। उनकी बातें भली भांति समझबूझकर एक दर्पण और 10 अशर्फिया बाजार से मंगवाया। तब एक ऐनक वेश्या के सामने रखकर अशर्फियों को इस चालाकी से रखा कि जिससे उनका विम दंड पर पड़ता रहे। इस प्रकार बीरबल ऐनक में अशर्फियों को दिखलाकर वेश्या से बोला, इस शीशे में की अशर्फिया तू ले ले। तब वेश्या ने कहा, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ, यह तो अशर्फियों की शाया दिखती है। तब बीरबल को मौका मिला। उसने उस वेश्या से कहा, तुमको भी तो अशर्फियों का देना उसने स्वप्न में ही स्वीकार किया था न, अब तू उससे क्यों मांग रही है? बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों कहाँ को चली, अपने किए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और इसके कार्यों में बाधा पहुंचाई है, अतएव इस अपराध में तुझे 2 मास का कारागृह वास करना पड़ेगा। इस प्रकार दंड देकर बीरबल ने उसे तुरंत जेल भेजवा दिया और बेचारे गरीब की छुटकारा हुई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 9 बीरबल के परिवार की परीक्षा नई कहानी। एक दिन बादशाह के मन में बीरबल के कुटुंब की परीक्षा लेने का उमंग उठा। वे अपना भेष बदलकर कई अन्य सभासदों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। इस समय बीरबल के घर पर कोई बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं था,
वे लोग निजी काम से घर से बाहर चले गए थे। केवल बीरबल का एक छोटा लड़का और एक लड़की आपस में द्वार पर खेल कूद मचा रहे थे। लड़के ने बादशाह को देखकर कहा, वह आए। तब लड़की ने लड़के के प्रश्न का उत्तर दिया, वह नहीं है। बीरबल की स्त्री दालान में बैठी हुई कुछ दस्तकारी कर रही थी, वह भी इनकी बातें बराबर सुनती जा रही थी। वह बोली, बच्चों, यह भी होता है और वह भी होता है। इन तीनों की उपरोक्त गुप्त वार्ता सुनकर बादशाह लौट गया और दरबार में पहुंचकर समस्त दरबारियों के सामने इस बात की चर्चा की और उसका अर्थ भी पूछा। वह आए, वह नहीं है, और यह भी होता है, वह भी होता है। पेशी भेद भरी बातें सुनकर सब लोग चकित होकर बादशाह का मुंह देखने लगे। कितने दरबारियों ने तो लज्जावश अपनी गर्दन नीची कर ली और नाखून से जमीन कुरेदने लगे। जब बादशाह ने देखा कि इनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वह बीरबल को बुलवाया और उससे भी ऊपर कही बातें सुनाकर उसका अर्थ पूछा। बीरबल ने कहा, गरीब परवर, यह वार्ता किसी मूर्ख पर छिड़ी थी। प्रश्न का तात्पर्य यह निकलता है कि किसी सभ्य के घर उसकी अनुपस्थिति में जाना उचित नहीं है, और यदि कोई हटकर मूर्खतावश जावे ही और उसके घर वाले उसके लिए ऐसा कहें तो समझना चाहिए, वह आए यानी बैल राज आए। वह नहीं है यानी इनको सींग नहीं है। यह भी होता है और वह भी होता है का यह अभिप्राय है कि किसी दो बैल को सींग रहती है और किसी किसी को नहीं भी। बादशाह बीरबल के ऐसे सारगर्भित उत्तर को सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने मन में ऐसी गुस्ताखी आगामी कभी न करने का प्रण कर लिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 10 मित्र मित्र में ईर्ष्या नई मजेदार कहानी। लोग कहा करते हैं कि संतान पर माता पिता के खून का बड़ा असर पड़ता है, सो प्रत्यक्ष देखने में भी आया। बादशाह और दीवान के मैत्री का प्रभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा। वे आपस में बड़े मित्र हो गए। यहाँ तक नौबत पहुंची कि वे दोनों अपना सारा कारोबार छोड़कर मैत्री भाव का पालन करने लगे। यह बात बढ़ते दो बादशाह के कान तक पहुंची, जिस कारण वह बहुत क्षुभित हुआ और उनकी मैत्री भंग करने का उपाय सोचने लगा। उसने इस काम का भार बीरबल को सुपुर्द किया। एक दिन वह भरी सभा में दीवान के लड़के को बुलाकर उसके कान से मुंह सटाकर परंतु कहा कुछ भी नहीं। फिर लोगों को अलग कर लिया, सुनाकर बोला, सावधान, इस बात को किसी दूसरे के सामने कदापि न कहना। दीवान का लड़का वहां से विदा होकर चुपचाप अपने घर चला गया। जब दोनों मित्र फिर अपने समय पर एकत्रित हुए तो शाहजादे ने पूछा, कहिए मित्र, आपके कान से लगकर कलह सभा में बीरबल ने क्या कहा था? तब दीवान के लड़के ने उत्तर दिया, मित्रवर, उसने मुझसे कहा तो कुछ भी नहीं, परंतु झूठ मूठ मेरे कान से मुंह लगाकर हटा लिया। शाहजादे ने कहा, मित्रवर, आज यह नई प्रणाली कैसी? आप तो कभी किसी बात की मुझसे छिपाव नहीं करते थे। शाहजादे के मन में इतने ही से खटका उत्पन्न हो गया, जिससे वह थोड़े समय में ही दीवान के लड़के से पृथक हो गया और फिर कभी उससे मित्रता न की। इधर से दिल का झुकाव हट जाने से उसका मन निजी कारोबार में लग गया। बादशाह ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे खुश करने के लिए बहुत सा पुरस्कार दिया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।